हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप हाल चाल बहुत बहुत बढ़िया होगा। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। और इस टॉपिक का नाम क्या है? बेल। क्या टॉपिक का नाम है? बेल। इस वर्ड से बहुत लोग फैमिलियर होंगे, बहुत लोगों ने इस वर्ड का सुना होगा इसके बारे में कि भैया बेल का मतलब क्या होता है। आप लोग देखते हो कि भैया बेल पे रिहाई मिल गई लोगों को। आपने ऐसा सुना होगा कि भैया ये फलाना फलाना बंदा बेल पे छूटा है, ऐसा सुना होगा आपने। मगर बेल का एक्चुअल में मतलब क्या है, ठीक है, लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग को इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेल का आप एक बार बताओ, आपके हिसाब से मतलब क्या होता होगा? इन जनरल बताइए, बेल का मतलब आपके हिसाब से पहले बताओ क्या होता है। बताइए भाई, क्या होता है? बोलो। हाँ, बेल का मतलब क्या होगा? मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो भैया मैं तो बोलता हूँ कि किसी पर्सन का टेम्परेरी रिलीज हो रहा है। टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी बोल सकता हूँ। टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ पर्सन विद द कस्टडी, फ्रॉम द कस्टडी, ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी भी पर्सन का टेम्परेरी रिलीज हो रहा है जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम दी कस्टडी, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकते? बोलिए भाई, बोलो। बोल सकते हैं कि टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ पर्सन विद द क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम दी कस्टडी, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर, कस्टडी से उसको क्या करा जा रहा है? छुड़ाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसको टेम्परेरी रिलीज करा जा रहा है, इसका मतलब ये जनरल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया बेल का मतलब क्या हो रहा है, यही होता है एक तरह से। समझ आ रहा है? अब देखिए, बेल के प्रोविजन पहले आपके सीआरपीसी के अंदर भी था, ठीक है, और आज की डेट में बीएनएसएस के अंदर भी है। मगर जब से बीएनएसएस आया है तो उसके अंदर बेल के कुछ प्रोविजंस जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को भाई अपडेटेड प्रोविजन एकदम पढ़ना है। पहले क्या हुआ करता था ना, द वर्ड बेल हैज नॉट बीन डिफाइंड, बॉन्ड वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड, बेल बॉन्ड द वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड, ये सब डिफाइंड नहीं हुआ करते थे। क्लियर है? मगर जब से बीएनएसएस आया है तब से ये बेल का मतलब क्या होता है वो भी डिफाइन कर दिया गया है आपका। बेल बॉन्ड का मतलब क्या होता है वो भी आपका डिफाइन कर दिया गया। बॉन्ड का मतलब क्या है वो भी यहाँ पे डिसाइड, मतलब एक तरह से डिफाइन कर दिया गया है। क्लियर है? तो अब हम लोग को देखना है कि भैया बेल में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ बेल्स, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बेल इन द बेलेबल ऑफेंसेस, बेल इन केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ये सब के बारे में हम लोग इसके अंदर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आता है समझ? तो टाइप्स ऑफ बेल भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर, और अलग अलग ऑफेंसेस के केस में बेल कैसे मिलती है, ठीक है, उसके बारे में जो भी चीजें लिखी, जो भी प्रोविजंस है, रिलेटेड प्रोविजंस जो भी हैं, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, पहले हम लोग ये समझते हैं कि भैया बेल का मतलब लीगल लैंग्वेज में क्या है। मैंने इन जर्नल लैंग्वेज तो आपको बता दिया कि भैया किसी भी पर्सन को टेम्परेरी हम रिलीज कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं, यही हो रहा है। ठीक है, टेम्परेरी रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी, हु इज हैविंग विद हु इज हैविंग अ क्रिमिनल चार्जेस ऑन हिम। ठीक है, यही होता है एक तरह से इसका जर्नल मतलब। मगर भाई लीगल लैंग्वेज में इसमें डिफाइन क्या करा गया इसको अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। द टर्म वेल वॉज नॉट डिफाइंड, क्या लिखा है? वॉज नॉट डिफाइंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो पहले का आपका क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ था। ठीक है, बट नाउ द डेफिनेशन ऑफ बेल हैज बीन एडेड टू सेक्शन नंबर 2 ऑफ बीएनएसएस। और नीचे देखिए आपकी डेफिनेशन लिखी है, बेल की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 21 बी में। उसके आगे आइए, बेल बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 21 डी में, और साथ साथ में बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 21 ई में। तो पहले ये समझते हैं इनका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे आगे। क्लियर है? तो उसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए क्या करा है, पीपीटी में एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में डायग्राम फॉर्म में बना दिया है इसको। आइए अब देखिए क्या होता है बेल का मतलब, ध्यान से समझेंगे अब आप। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस आपका इधर। देखिए भाई, अब कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, ऐसा पर्सन, द पर्सन हु इज सस्पेक्टेड, द पर्सन हु इज सस्पेक्टेड और एक्यूज। सस्पेक्टेड है या तो सर क्या है, एक्यूज है। सस्पेक्टेड या तो लिख दे रहा हूं यहाँ पे और लगा दे रहा हूं, द सस्पेक्टेड और accused, any person who is suspected or accused of any offense, of any offense, of any offense। अब इसका मतलब मुझे बताओ जरा कि कोई भी पर्सन है, या तो वो सस्पेक्टेड है या तो एक्यूज्ड है ऑफ एनी ऑफेंस। पहले इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या हो रहा है? द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, इसका मतलब, एंड द पर्सन
एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सस्पेक्टेड और एक्यूज का मतलब क्या है? बताइए भाई, बताइए भाई। मिस्टर ए इज सस्पेक्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, एक चीज हो गई। मिस्टर ए इज एक्यूज्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, क्या मतलब हो रहा है? सस्पेक्टेड का मतलब क्या है? सस्पेक्टेड का मतलब क्या है? आपको सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या है? कोई शक है अभी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? उसके अगेंस्ट अभी तक कोई भी चार्जेस लगे नहीं है। समझ आ रहा है? मतलब उसके ऊपर कोई भी अभी क्रिमिनल चार्जेस लगे नहीं है, मगर आपको क्या लग रहा है कि ए पर क्या पता इस पर्सन ने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया हुआ हो। ठीक है, बाय आफ्टर सीइंग द विटनेसेस, आफ्टर सीइंग वेरियस एविडेंसेस, आपको लग रहा है, शक है आपको, क्या पता उस पर्टिकुलर जगह पे आपको वो बंदा दिखा हो। ठीक है, कैमरे में हो सकता है, तो सस्पेक्ट है। समझ आ रहा है? कोई अभी तक ये सस्पेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है नहीं। समझ आ रहा है? ये एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहां बहुत लोगों के ऊपर उसको शक होता है। समझ आ रहा है? तो मतलब इसके ऊपर अभी कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। तो सस्पेक्टेड का मतलब क्या हो रहा है? नो क्रिमिनल चार्जेस, अभी कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हैं इसके ऊपर। समझ आ रहा है? मतलब क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे, मतलब इसके ऊपर कोई भी, मतलब चार्जशीट जो पुलिस ऑफिसर फ्रेम करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, चार्जशीट उनको बनाते हैं ना, और आप कोर्ट में फाइल करते हैं, तो मतलब चार्जशीट में अभी तक इनका कोई नाम नहीं है, मगर अभी खाली क्या है? शक है। दूसरी साइड आ जाओ, कोई भी पर्सन है एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस है। एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस का मतलब क्या? एक्यूज्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका ऑफेंस का मतलब होता है कि मतलब पुलिस ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, ठीक है, और चार्जशीट में किसी पर्सन का नाम डाल दिया है। चार्जशीट में किसी पर्सन का नाम डाल दिया, मतलब इसके ऊपर ये ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं। मतलब क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं, मतलब ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वाला स्टेज होता है। ठीक है, मतलब किसी के ऊपर क्या है? क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं। तो यहां पे बोल सकते हो एक्यूज का मतलब विद क्रिमिनल चार्जेस, मतलब आपका जो चार्जशीट फ्रेम करी पुलिस ऑफिसर में, उसमें पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। समझ आ रहा है? विद क्रिमिनल चार्जेस। मगर आपको बता देता हूं, चाहे सस्पेक्टेड हो चाहे एक्यूज्ड हो, हाँ, दोनों अभी तक अपराधी घोषित नहीं हुए हैं। अभी तक दोनों अपराधी घोषित नहीं हुए हैं। सस्पेक्टेड में तो भाई है ही नहीं, क्योंकि क्रिमिनल आपका चार्जशीट में ही नाम नहीं है। मगर अगर एक्यूज्ड भी है कोई पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कोई भी पर्सन, तो अभी तक वो अपराधी घोषित नहीं हुआ है। अभी तो ये पुलिस वालों को लग रहा है, पुलिस वालों ने अपनी चार्जशीट में पर्टिकुलर पर्सन का नाम डाल दिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अब तो मैटर जाएगा सर कोर्ट में, अब तो कोर्ट में जाएगा, अब कोर्ट में अंदर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कोर्ट के अंदर हियरिंग होगी। समझ आ रहा है? अभी तक पर्सन इज नॉट प्रूवन गिल्टी, और जब तक कोई भी पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट माना जाता है। समझ आ रहा है? अभी तो कोर्ट में तारीख पे तारीख होंगी, ठीक है, फिर कोर्ट का आखिरी में जाके फैसला आएगा। वो फैसला तो बाद में आएगा, मगर जब तक फैसला नहीं आ रहा है सर, तब तक क्या बताओ, क्या ये पर्सन गिल्टी है? तो एक्यूज भी है, क्या ये गिल्टी है? द आंसर इज नो, खाली उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। समझ आ रही है? अभी तक दोनों पर्सन, चाहे सस्पेक्टेड हो चाहे एक्यूज हो, अभी तक दे आर नॉट प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट, मतलब दे आर नॉट कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। कोर्ट को कोई ऐसा जजमेंट या फैसला नहीं आया जिसमें इनको सजा हुई है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है? आ रहा है कि नहीं है? बताइए भाई, बोलो। आता है समझ? क्लियर है? बोलो, गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो वही बोल रहा है, कोई भी पर्सन ऐसा है, द वन हु इज सस्पेक्टेड और एक्यूज ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस के केस में अगर ये है, चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है, पर्सन इज सस्पेक्टेड और एक्यूज ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस रिलीज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ अ लॉ। रिलीज, ये बेल का मतलब बता रहा हूं मैं। कोई भी पर्सन है जो कि सस्पेक्टेड है या एक्यूज है किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, ठीक है, उस पर्सन को क्या कर रहा है? रिलीज करा जा रहा है, रिलीज करा जा रहा है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, लॉ की कस्टडी से, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो आपका जेल हो एंड ऑल। ठीक है, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के बेस पे। ठीक है, कुछ कंडीशंस के बेस पे उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई जाती है कि हाँ भैया पर्सन को तो छोड़ रहे हैं, मगर भैया ये देश छोड़ के नहीं जा सकता, ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता, जब जब इसको बुलाया जाएगा इसको अपीयर होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? आपको भैया डेट दी जाएगी, आपको पुलिस स्टेशन आके यहाँ पे साइन करना पड़ेगा एंड ऑल। ठीक है, तो भी है कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, रिलीज कर रहे हैं मगर सम कंडीशंस के ऊपर, प्लस साथ में, प्लस साथ में कंडीशन के साथ साथ क्या है? एक एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड या तो बेल्ड बॉन्ड, और एज द केस में भी।
ठीक है, कंडीशंस लगेंगी और कंडीशन के साथ साथ क्या होगा, एक एग्जीक्यूशन होता है बॉन्ड का। बॉन्ड जब साइन होता है ना, उसी में कंडीशंस लगा दी जाती है एक तरह से देखा जाए तो। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड। आता है समझ? मतलब कोई भी पर्सन है, चाहे वो सस्पेक्टेड है या एक्यूज है किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस का, उसको कस्टडी ऑफ लॉ से क्या करा जा रहा है, रिलीज करा जा रहा है। और जब भी रिलीज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा रही हैं, और साथ में क्या होता है, उस पर्सन को क्या कराना पड़ता है, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, या तो एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। सर अब इनका मतलब क्या है? बॉन्ड, द वर्ड बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 21E, और बेल बॉन्ड को डिफाइन करा सेक्शन 21D में। ठीक है, अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड का मतलब क्या है? सर ये बॉन्ड का मतलब क्या है और बेल बॉन्ड का पहले देखते हैं बॉन्ड का मतलब क्या है। देखिए मैंने बॉन्ड का मतलब यहां लिख दिया। बॉन्ड का मतलब क्या है, देखिए, व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब हो रहा है, बॉन्ड का मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड या तो अंडरटेकिंग। ठीक है, या तो कोई पर्सनल बॉन्ड है या तो सर एक अंडरटेकिंग है, जो कि कौन दे रहा है, बाय द पर्सन हिमसेल्फ। इंसान जिसको रिलीज को बेल चाहिए ना, वो खुद से क्या दे रहा है, या खुद के एक पर्सनल बॉन्ड दे रहा है, या तो सर एक अंडरटेकिंग दे रहा है, जिसको भी आप कुछ भी बोल लो, अंडरटेकिंग दे रहा है बाय द पर्सन हिमसेल्फ फॉर रिलीज दैट इज विदाउट श्योरिटी। यहां पे कोई श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई गारंटर नहीं होता। यहाँ पे इंसान जो बॉन्ड साइन कर रहा है ना, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो खुद अपनी गारंटी दे रहा है। वो खुद क्या कर रहा है, वो अपनी गारंटी एक तरह से खुद दे रहा है। वो अंडरटेकिंग एक खुद से दे रहा है कि भैया जो जो कंडीशंस मेरे ऊपर लगी हैं, उस सभी कंडीशंस को मैं पूरा करूंगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? आता है समझ? वो जितनी भी कंडीशन मेरे ऊपर लगी है, वो खुद वो मैं पूरा पूरा करूंगा। और साथ में क्या करता है, एक बॉन्ड साइन करता है। ठीक है, पर्सनल बॉन्ड साइन करता है या अंडरटेकिंग देता है एक तरह से जो रिलीज हो रहा है। और साथ में जैसे बोल देता है कि भैया मैं बॉन्ड साइन कर रहा हूँ, 50,000 का बॉन्ड साइन कर दिया, कि अगर मैं कंडीशन को फुलफिल नहीं करता हूं तो ये जो 50,000 रुपए इसको आप फोरफीट कर दीजिएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? एक बॉन्ड साइन होता है। और साथ साथ में एक दूसरा केस होता है जहां पे बेल बॉन्ड साइन होता है। अब बेल बॉन्ड में क्या होता है, वो पर्सन जो इसको बेल पे रिलीज करा जा रहा है वो नहीं कर रहा है, यहाँ पे अंडरटेकिंग वो नहीं देता। यहाँ पे अंडरटेकिंग कौन देता है, कोई दूसरा पर्सन देता है। देखिए इसका मतलब होता है अंडरटेकिंग बाय एनी अदर पर्सन। अगर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब होता है अंडरटेकिंग बाय एनी अदर पर्सन फॉर द रिलीज। इसको बोलते हैं विद श्योरिटी। यहाँ पे श्योरिटी के साथ है, यहाँ पे गारंटर के साथ है, कोई दूसरा पर्सन गारंटी ले रहा है कि हाँ भैया जो भी कंडीशन है ये फुलफिल करेगा। हाँ, और साथ में मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अब गारंटी कैसे देते हैं पता आपको? गारंटी कैसे देते हैं, या तो भाई प्रॉपर्टी का पेपर साइन करके डिपॉजिट कर देना, या तो भैया अपनी गाड़ी का पेपर, ठीक है, स्कूटर का पेपर, अपनी बाइक का पेपर, ये डिपॉजिट करा जाता है वहां पे। कौन डिपॉजिट करता है? ये श्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वहां पे। समझ आ रहा है कि अगर ये पर्सन ने जो बेल पे रिहाई हो रही जिस पर्सन की, अगर ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो भैया ये इसको फोरफीट कर लीजिएगा। आप किसको? गाड़ी को फोरफीट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी का वो उससे को फोरफीट कर लीजिएगा। पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो भाई पैसे को फोरफीट कर लीजिएगा। तो मतलब क्या है, बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो पर्सन बेल पे रिलीज हो रहा है वो पर्सनल अपनी अंडरटेकिंग देता है खुद से। ठीक है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के पेपर देगा, अपनी पर्सनल बाइक के पेपर देगा, या एक ये केस होता है। और एक और केस होता है जहां पे बोलते हैं बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है फॉर द बेल। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कोई दूसरा पर्सन आपके बिहाफ पे क्या कर रहा है, अंडरटेकिंग दे रहा है। ठीक है, अंडरटेकिंग दे रहा है कि भैया अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो आप ये चीज कर सकते हैं। तो बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है, विदाउट श्योरिटी। यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, यहाँ पे कोई गारंटर नहीं है। और बेल बॉन्ड जब एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे सर विद श्योरिटी, यहाँ पे गारंटर होता है जो आपके बिहाफ पे गारंटी ले रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो अलग अलग केस होते हैं। ठीक है, अलग अलग केस होते हैं कि जहां कहीं कहीं आपका बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहीं कहीं आपका बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है फॉर द रिलीज ऑफ अ पर्सन। तो मतलब क्या हो रहा है, बेल का मतलब देखो सिंपल सा है, अगर किसी पर्सन को रिहाई अगर हम दिलाते हैं, ठीक है, तो कोर्ट रिहा कर देता है, कोर्ट रिहा कर देता है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ अ पर्सन ऑफ लॉ। ठीक है, वहां से रिहाई करता है, मगर कुछ कंडीशंस लगाता है और साथ में बोलता है कि आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब बॉन्ड दो तरीके क्या है, या तो एक नॉर्मल बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल बॉन्ड, इसको हम लोग पर्सनल बॉन्ड भी बोलते हैं एक तरह से, इसको पर्सनल बॉन्ड बोल सकते हैं। और बेल बॉन्ड जो होता है जिसका नाम बेल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं श्योरिटी बॉन्ड। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से दिस इज श्योरिटी बॉन्ड। दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं श्योरिटी बॉन्ड, और इसको बोल सकते हैं हम लोग पर्सनल बॉन्ड। समझ आ रहा है? तो पर्सनल बॉन्ड को खाली बॉन्ड नाम दिया है और श्योरिटी वाले बॉन्ड को नाम दे दिया बेल बॉन्ड। आता है समझ? क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर और नॉट क्लियर? गेटिंग?
ठीक है, तो यही बेल हो रहा है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद आप अगर देखोगे तो अब लोग अलग अलग बेल्स पढ़ेंगे यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर। देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ बेल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ बेल, टाइप्स ऑफ बेल में अगर देखो तो एक बेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर बेल, जो नॉर्मल बेल होती है रेगुलर बेल। एक बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल। एक बेल होती है इंटरिम बेल। एक बेल और होती है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल बोल लो या स्टैच्यूटरी बेल बोल लो, कुछ भी बेल बोल लो, ठीक है। डिफॉल्ट बोलो या स्टैच्यूटरी बोलो, एक ही दी जाती है, ठीक है। डिफॉल्ट बेल आती है, क्लियर है। तो ये एक तरह से मेनली देखा जाए चार तरह की बेल है हमारे सिलेबस में। जो बेल है हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक आपका रेगुलर बेल, एक पढ़नी है एंटीसिपेटरी बेल, जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। और हल्का सा आपको एक बस डेफिनेशन दी हुई है इंटरिम बेल के बारे में। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, उसका मतलब क्या होता है वो बदला है। डिफॉल्ट बेल के बारे में हमारे में नहीं है, मगर मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना, टाइप ऑफ बेल में क्या क्या चीजें हैं। रेगुलर बेल तो भैया नॉर्मल बेल होती है, ठीक है। रेगुलर बेल का मतलब होता है जो नॉर्मल बेल्स हम लोग को मिलती है, ठीक है। जब भी पर्सन को एक तरह से अगर देखा जाए, पर्सन को कोई भी अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, या पर्सन की कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है। अब जब तक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तब तक जैसा होता है ना भैया, कोर्ट में ट्रायल तो चल रहा है, तारीख पे तारीख तो आ रही है, ठीक है, मगर पर्सन कहाँ है? पर्सन तो भैया जेल में बैठा हुआ है। पर्सन कहाँ है? जेल में बैठा है भाई साहब, समझ आ रहा? तारीख पे तारीख चलती जा रही है मगर पर्सन कहाँ है? जेल में बैठा हुआ है, क्लियर है। ऑफेंस चाहे कोई भी हो, रेगुलर बेल दोनों ऑफेंस के केस में मिलती है। रेगुलर बेल जो होती है एक तरह से देखा जाए तो ये जो मिलती है ये आफ्टर अरेस्ट मिलती है, जब पर्सन अरेस्ट हो चुका है। और कौन से ऑफेंस के केस में मिलती है? चाहे बेलेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, दोनों ऑफेंस के केस में बेल मिलती है। उनके प्रोविजंस हैं, हम लोग वहां पे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ आ रही है? सेक्शन नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे 478 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 480 पढ़ेंगे, वहां बहुत डिटेल में लिखी हुई है। ये आपकी रेगुलर बेल होती है जब पर्सन अरेस्ट हो जाता है उसके बाद का। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या? एंटीसिपेटरी मतलब आपको एक एंटीसिपेशन है, आपको एक डर है, आपको एक एप्रीहेंशन है ऑफ गेटिंग अरेस्ट, ठीक है। आपको क्या है? डर है कि भैया मैं अरेस्ट हो सकता हूं, आपको ऐसा हो चुका, आपको एक ऐसा एक अनुमान लग गया है। क्या पता आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा हो जिस ऑफेंस का नेचर है नॉन बेलेबल। पहली बात तो दिमाग में सुन लो, ये जो एंटीसिपेटरी बेल है ये बिफोर अरेस्ट के लिए होती है। अभी अरेस्ट आप हुए नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि क्या पता हम अरेस्ट हो जाए, ठीक है। और कौन से ऑफेंस के केस में? कौन सा ऑफेंस? ये मिलती है आपकी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में। नॉन बेलेबल, आपने अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हुआ है और आपको अब डर है, शक है कि भैया मतलब आप यू आर हैविंग द एप्रीहेंशन ऑफ गेटिंग अरेस्ट, ठीक है, डर है, तो उस केस में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो कोर्ट में। अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो सर, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आता है तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल पहले से ली हुई है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, तो इतना दिमाग में रखना। बिफोर अरेस्ट मिलती है अली बेल, अभी आप अरेस्ट नहीं हुए हो, बस आपको अभी डर है, ठीक है, और पहले से बेल लेके बैठ गए हो। एक होती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है टेम्परेरी बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है टेम्परेरी बेल, एक तरह से है टेम्परेरी, टेम्परेरी टाइम के लिए होती है। मतलब ये क्या होता है? ये इंटरिम बेल का मतलब होता है जब तक आपकी बेल एप्लीकेशन, चाहे रेगुलर बेल एप्लीकेशन चाहे आपकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब होता है आपकी बेल एप्लीकेशन क्या है? बेल एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन चाहे आपकी रेगुलर वाली हो चाहे आपकी एंटीसिपेटरी वाली हो, ये अभी क्या है? ये दोनों अभी तक क्या है? पेंडिंग है, अभी मिली नहीं आपको, ठीक है। तो उस दौरान आपको जो बेल मिलती है उसको बोलते हैं इंटरिम बेल। मतलब अभी तक आपकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन या तो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन क्या है? वो पेंडिंग चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो समझ आ रही है। तो कुछ टाइम के लिए जो आपको बेल दी जाती है उसको बोलते हैं इंटरिम बेल बोलते हैं। आता है समझ? लास्ट वाली आती है एक डिफॉल्ट बेल आती है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं मगर हल्का सा मैं बता देता हूँ। डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या होता है? देखो सुनो क्या होता है। जब भी कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है ना, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को क्या करता है? अरेस्ट करता है, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करता है तो पुलिस ऑफिसर को टाइम पीरियड दिया जाता है,
60 दिन और 90 दिन एज द केस में भी, ठीक है, 60 डेज और 90 डेज एज द केस में भी पुलिस ऑफिसर को बोला जाता है कि आपने पर्सन को अरेस्ट तो कर लिया, अब आपके पास 60 दिन या 90 दिन एज द केस में भी, अलग अलग केस में टाइम दिया गया है, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, समझ आ रहा है, आपको इतना टाइम दिया जा रहा है कि आप इतने दिन के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए और क्या करिए, कोर्ट में चार्जशीट फाइल करिए। समझ आ रहा, मैं लेके चल रहा हूँ 90 दिन मान के चलते हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि और ये 90 दिन 60 दिन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन दी ऑफेंसेस, ठीक है, कि ऑफेंस का ग्रेव नेचर कैसा है, ठीक है, जिसकी पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा है उसमें आपको 90 दिन का टाइम मिल जाता है, जिसमें पनिशमेंट थोड़ी कम है ऑफेंसेस की वहां पे आपको 60 दिन का टाइम मिलता है। मैं मानता हूँ कोई ग्रेव ऑफेंस किया, मैं बोलता हूँ मर्डर किया किसी ने, ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया है, एक तरह से बोलता हूँ मर्डर का एंड ऑल करा है, उसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ऑफिसर अपनी छानबीन करेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो मैं बोलता हूँ 90 दिन का टाइम पीरियड दिया है कि 90 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करिए और चार्जशीट फ्रेम करिए कि क्या क्या चार्जेस इस पर्सन के ऊपर लगे हैं, चार्जशीट फ्रेम करिए और उसको क्या करिए, कोर्ट में फाइल करिए, क्योंकि जब तक आप चार्जशीट फाइल नहीं करोगे, समझ, जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, ठीक है, तो भाई साहब उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे शुरू होगी, समझ आ रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करिए, 90 दिन का टाइम किया, मगर 90 दिन तक वो पर्सन कहाँ है, 90 दिन तक सर पर्सन तो कहाँ बैठा है, जेल में डाला हुआ, उसको तो जेल में डाला हुआ है, तो वही है, ठीक है, तो बोलते हैं 90 दिन का टाइम है, मगर होता क्या है, 90 दिन हो जाता है क्रॉस, 90 दिन का हो जाता है क्रॉस एंड द पुलिस ऑफिसर्स डिफॉल्ट इन द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, डिफॉल्ट कर देते हैं, मतलब अभी तक उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं करी, तो यहां पे ये बोलता है कि जैसे ही 90 दिन का पीरियड क्रॉस होगा वैसे ही उस पर्सन के पास जिसको अरेस्ट करके डाला हुआ है, जिसके ऊपर चार्जेस क्रिएट करे हुए हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वैसे ही उस पर्सन के पास एक राइट आ जाता है टू गेट द बेल, उसी बेल को बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, समझ आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफॉल्ट बेल बोलते हैं, समझ आ रहा है कि अगर चार्जशीट नहीं फाइल करिए विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज द केस में भी, उसके क्रॉस होते ही उस पर्सन के पास राइट आ जाता है टू गेट द बेल, उस बेल को बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। आता है समझ, समझ आता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये भी कब होगा सर, आफ्टर अरेस्ट वाला केस है यहाँ पे भी, ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, आफ्टर अरेस्ट हुआ बट चार्जशीट नॉट फाइल्ड, नॉट फाइल्ड, अब चाहे 60 डेज में या तो 90 डेज में एज द केस में भी, ठीक है, तो वैसे ही आफ्टर एक्सपायरी, अब इसकी एक्सपायरी जैसे होगी, आफ्टर एक्सपायरी, ठीक है, द पर्सन कैन गेट द बेल, ठीक है, उस बेल को बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट बेल। आता है समझ, तो टाइप्स ऑफ बेल समझ आ रही हैं, रेगुलर बेल का मतलब, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब, इंटारिम बेल का मतलब, डिफॉल्ट बेल का मतलब, आता है समझ, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसके इससे रिलेटेड क्या लीगल प्रोविजंस है, मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलर बेल से लीगल प्रोविजंस हमारे सिलेबस में पढ़ना हम लोग को, एंटीसिपेटरी बेल से लीगल प्रोविजन जो वो हमको पढ़ना डिटेल में, बाकी इंटरिम बेल और डिफॉल्ट बेल के बारे में हमारे सिलेबस में कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस जो रहेगा रेगुलर और एंटीसिपेटरी वाले बेल पे रहेगा, इतना क्लियर होता है, क्लियर होता है, ठीक है। हाँ, एक और बेल होती है मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल बेल भी एक होती है, मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल दी जाती है, ठीक है, मेडिकल बेल भी होती है एक तरह से देखा जाए, मगर 4 आपकी मेन है, आई होप क्लियर होगा, बोलो क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, आता है, समझ आता है, बोलो भाई क्लियर है, चलिए भाई, और यहाँ पे भी आपको जैसे ये रेगुलर बेल है ना, रेगुलर बेल देखिए यहाँ पे कब होती है, आफ्टर अरेस्ट, और कौन सी ऑफेंस में मिलती है, बेलेबल या नॉन बेलेबल, अब बेलेबल ऑफेंस में अगर आपको ये मिलती है, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि पूरा डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे, बेलेबल, जब रेगुलर बेल हमको मिलती है बेलेबल ऑफेंस में, तो इट इज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज अ मैटर ऑफ राइट होता है, बेलेबल ऑफेंस अगर किसी ने पर्सन ने किया है तो वहां पे उसको जो बेल लेना है वो उसका मैटर ऑफ राइट है, अधिकार है, ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ए नॉन ऑफेंस नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल, और अगर किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, और अरेस्ट हो गया, तो उसके बाद अगर उसको बेल के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ये सर अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, ये कोर्ट की मर्जी पे होता है, अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है सर, ठीक है, ये आपका अधिकार फिर नहीं है, अब ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट बेल ग्रांट करे या बेल ग्रांट ना करे,
आता है समझ, नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में। बेलेबल ऑफेंस अगर आपका ने करा हुआ है तो उस केस में रेगुलर बेल लेने का आपका एक अधिकार होता है। आता है समझ या नहीं आता है समझ, बोलिए, आता है समझ, क्लियर है? अभी आगे मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इधर आओ, देखिए देखिए क्या लिखा है। तो मैंने अभी आपको बेल की डेफिनेशन पढ़ाई है सेक्शन 21B में, पूरा वही का वही लिखा है। देखिए क्या लिखा है, बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन, या तो कोई अक्यूज है ऑफ या सस्पेक्टेड है किसी का कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये बता दिया, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ अ लॉ अपॉन सम सर्टेन कंडीशंस, हम सेम चीज है, कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। कंडीशंस कौन लगाएगा? या तो पुलिस ऑफिसर लगाएगा या तो कोर्ट लगाएगा। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा और साथ साथ उसमें कंडीशंस लगा देगा। ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड, या तो बेल बॉन्ड एज द केस में। बॉन्ड मतलब पर्सनल अंडरटेकिंग होगी पर्सन की जो बेल ले रहा है, और बेल बॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अंडरटेकिंग कौन दे रहा है? एक श्योरिटी, कोई दूसरा पर्सन दे रहा है अदर देन द पर्सन हु इज गेटिंग रिलीज्ड ऑन बेल। और देखिए बॉन्ड का मतलब और बेल बॉन्ड का मतलब दोनों का मतलब लिखा है। बेल बॉन्ड का मतलब श्योरिटी बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, विद श्योरिटी, ठीक है, विद श्योरिटी। और देखिए इसका मतलब आप देखो डेफिनेशन यहीं तक है, डेफिनेशन खाली यही इतनी सी है, बस ये आगे थोड़ा जनरल मीनिंग लिखा है इसका मतलब। तो देखिए क्या लिखा है, दिस मीन्स दैट थर्ड पार्टी नोन एज द श्योरिटी गारंटीज द एक्यूज्ड एडहेरेंस टू द बेल कंडीशंस, कि भैया जो भी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी है जिसको हम श्योरिटी बोल रहे हैं, वो क्या कर रहा है? गारंटी करता है, गारंटीज द एक्यूज्ड एडहेरेंस टू द बेल कंडीशन। एक्यूज्ड एडहेरेंस का मतलब क्या है? ये एक्यूज्ड क्या करेगा? मानेगा, ठीक है, जो भी कंडीशंस उसके ऊपर लगी है बेल की कंडीशंस, ये सब के सब मानेगा। मतलब जो श्योरिटी है वो गारंटी दे रहा है कि जो भी बेल की कंडीशंस एक्यूज्ड के ऊपर लगाई गई हैं, ये एक्यूज्ड उन बेल कंडीशंस को फुलफिल करेगा। समझ आ रहा है? तो कौन दे रहा है गारंटी? श्योरिटी दे रहा है, जो गारंटर है वो गारंटी दे रहा है। और अगर वो बोलता है कि भैया अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो जो भी कागजात हो गए, जो भी आपके प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, या जो भी आपका बाइक के पेपर हो गए, कार के पेपर हो गए, या पैसा कोई भी आपको डिपॉजिट हम जो कर रहे हैं, वो सब आप फोरफीट कर सकते। द श्योरिटी एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ensuring that accused will comply the terms of the bail। यहाँ पे श्योरिटी पूरी गारंटी लेता है, thus providing a financial and legal assurance to the, देखिए फाइनेंशियल एश्योरेंस या तो लीगल एश्योरेंस। फाइनेंशियल एश्योरेंस का मतलब पैसा एंड ऑल डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, पैसा डिपॉजिट कर रहा है। और या तो सर लीगल एश्योरेंस दे रहा है, मतलब लीगल एश्योरेंस मतलब क्या हो गया सर? कागजात दे रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी पेपर्स, गाड़ी के पेपर्स, कोई भी दे रहा है, ठीक है, एक एश्योरेंस दे रहा है कोर्ट को कि अगर ये नहीं होता तो आप इसको फिर क्या कर सकते हैं? फोरफीट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? और दूसरे केस में अगर आप देखो, दूसरे केस में आप देखो क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है? पर्सनल बॉन्ड, या तो सर अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटी है। यहाँ क्या है? विदाउट श्योरिटी, इसको बोलते हैं पर्सनल बॉन्ड या तो विदाउट श्योरिटी। मतलब यहाँ पे जो पर्सन को बेल पे रिलीज कर रहे हैं ना, वो खुद एक क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है अपनी, ठीक है, वो खुद एक अंडरटेकिंग दे रहा है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज अ प्रॉमिस मेड बाय द एक्यूज्ड हिमसेल्फ टू कंप्लाई विद द बेल conditions without the need of a external guarantor, without the need of external guarantor। यहां पे कोई external guarantor नहीं होता है। आता है समझ? क्लियर है? It highlights the personal commitment of the accused to adhere to the conditions set by the court। It highlights the personal commitment। तो पर्सन बेल ले रहा है, वो अपनी पर्सनल कमिटमेंट दे रहा है कि भैया मैं जितनी भी कंडीशंस मेरे ऊपर लगाई गई हैं, तो फॉर द रिलीज मैं सब के सब क्या करूंगा? फुलफिल करूंगा। आता है समझ? क्लियर है? बोलिए भाई। तो दो तरीके के आपके एक तरह से बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्मल पर्सनल बॉन्ड, एक को इसको बोलते हैं हम एक तरह से पर्सनल बॉन्ड, और ये वाले को हम बोलते हैं श्योरिटी बॉन्ड। क्लियर है? आता है समझ? चलिए भाई आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ बेल मैंने आपको अभी बता दिया, रेगुलर बेल, इंटरिम, एंटिसिपेटरी, ये आपके सिलेबस में है, साथ में आपको डिफॉल्ट और मेडिकल भी होती है अलग अलग। रेगुलर बेल का मतलब क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द कोर्ट ऑर्डर्स द रिलीज, कोर्ट ऑर्डर्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज अंडर अरेस्ट, तो मैंने बोल दिया था आफ्टर अरेस्ट, फ्रॉम द पुलिस कस्टडी आफ्टर पेइंग द अमाउंट एज द बेल मनी।
ठीक है, बेल मनी वही आपका हो गया बेल बॉन्ड, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड लिख देता हूं, बॉन्ड और बेल बॉन्ड एज द केस में भी। इंटरिम, अच्छा पहले आप एंटीसिपेटरी पढ़ो क्या होता है पहले, एंटीसिपेटरी पढ़िए क्या होता है पहले, फिर आएंगे इंटरिम पे। इट इज ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन एज द केस में बी टू अ पर्सन हु एप्रीहेंड्स अरेस्ट, क्या लिखा है, एप्रीहेंड्स, जिसको डर है अरेस्ट होने का, एप्रीहेंड अरेस्ट फॉर हैविंग कमिटेड कौन सा ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, देख लीजिए मैंने बता दिया था नॉन बेलेबल ऑफेंस मिलती है एंटीसिपेटरी बेल, बट हैज नॉट येट बीन अरेस्टेड, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, तो मतलब सॉरी कौन सा है, बिफोर अरेस्ट वाला। अब आते हैं इंटरिम बेल क्या होता है, इंटरिम बेल का मतलब दिस इज अ डायरेक्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट टू प्रोवाइड टेम्परेरी एंड शॉर्ट टर्म बेल टू द अक्यूज अंटिल, कब तक, हिज बेल एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। मैंने बताया था बेल एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है, चाहे एंटीसिपेटरी वाली हो चाहे आपकी रेगुलर वाली, एक तरह से अगर वाली हो। क्लियर है, आता है समझ, बोलिए भाई क्लियर होता है। वेट करिए एक मिनट, एक मिनट। पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है देखिए, रीड करिए जल्दी से। करें, चलिए देखिए रेगुलर बेल का मतलब क्या है, रेगुलर बेल अंडर बीएनएसएस 2023 देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ये सर हम लोग अच्छे से पता है। बेलेबल ऑफेंसेस मींस वेयर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, अभी मैंने आपको बता दिया था, बेलेबल का मतलब होता है, बेलेबल ऑफेंस अगर किसी ने किया है और उस केस में अगर बेल ले रहा है तो उसको बोलते हैं इट इज अ मैटर ऑफ राइट, है उसका क्या है, अधिकार है लेने का बेल का। वेयर एज इन नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर किसी पर्सन ने किया है, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कैसा किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, द अक्यूज्ड पर्सन कांट क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट की तरह बेल क्लेम नहीं कर सकते, इंस्टेड रेदर इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू द ग्रांट द बेल और, मैंने अभी अभी आपको डायग्राम में बता दिया, समझ आ रहा है। अगर किसी भी पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है तो भैया बेल लेना आपका एक अधिकार है, अगर आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो भैया बेल लेना आपका अधिकार नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर है, आप अप्लाई कर सकते हो कोर्ट पे, अगर इट इज ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अब सर बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगा सर, सीधा से सीधा कहां पहुंचना है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर, वहां दिख जाएगा, देखिए आगे लिखा है, देयर इज नो टेस्ट प्रोवाइडेड इन दिस संहिता टू डिटरमाइन वेदर एनी पर्टिकुलर ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट, पूरे संहिता में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भैया कैसे पता चलेगा बेलेबल या ना बेलेबल कोई ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, संहिता में ऐसा नहीं लिखा, सीधा सीधा उसका शेड्यूल दिया है, वहां खोल के देखना हमको। It all depends upon whether it has been shown as bailable or non-bailable in the first schedule, सीधा फर्स्ट शेड्यूल देखना, तो वहां पे देख लेना बेलेबल है या नॉन बेलेबल। आता समझ, क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग पूरी अब रेगुलर बेल की बात कर रहे हैं, इसके बाद बात करेंगे एंटीसिपेटरी की, अब रेगुलर बेल की बात कर रहे हो, पहला रेगुलर बेल इन केस ऑफ अ कौन सा बेलेबल ऑफेंस,
देख लीजिए। अब बेलेबल ऑफेंस अगर है और रेगुलर बेल की बात हो रही है तो मतलब सर मैटर ऑफ राइट है, मैटर ऑफ राइट है, इट इज अ मैटर ऑफ राइट। देखिए यहां पे भी मैंने लिखा हल्का सा इसके बारे में, देखिए रेगुलर बेल में बेल इन बेलेबल ऑफेंस, ग्रांट ऑफ बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, ग्रांट ऑफ बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। और कौन देता है बेल? या तो पुलिस ऑफिसर, या तो पर्सन अभी तक वो पुलिस के पास है, उसकी हिरासत में है, या तो सर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, या तो मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट से वहां पे लेते हैं हम लोग बेल। समझ आ रहा है? दोनों के पास से हो सकता है। अगर पुलिस की हिरासत में है तो पुलिस से बेल लेंगे, ठीक है। अगर वो भैया जेल चला गया है, ठीक है, जेल भेज दिया गया, तो सर फिर कहाँ पे जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास जाके उसे बेल लेंगे। समझ आ रहा? मगर मेन जो हम मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैटर ऑफ राइट है, मैटर ऑफ राइट होता है। चलिए इधर आइए, अब हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू दिस बेल इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस। और कौन सी बेल की बात कर रहे हैं? रेगुलर बेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, when any person other than a person accused of a non bailable offense, ठीक है, क्या लिखा है? अदर देन अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है? एनी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है कौन से बेल के चक्कर में? मतलब बेलेबल ऑफेंस वाला। पर्सन इज अरेस्टेड ऑफ बेलेबल ऑफेंस, ऐसा बोल सकता हूं क्या? व्हेन एनी पर्सन अदर देन द एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? व्हेन एनी पर्सन एक्यूज ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस, ऐसे बोल रहा है क्या? ठीक है, तो व्हेन एनी पर्सन अदर देन द एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड, इज अरेस्टेड मतलब कोई भी पर्सन है जो कि एक्यूज है कौन से मैटर में? कौन से मैटर में? बेलेबल ऑफेंस के। इज अरेस्टेड, अरेस्ट हो गया है, या तो डिटेन्ड है विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, और या तो अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, दोनों केस आ गए, ठीक है। या तो पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट कर लिया, अभी पुलिस ऑफिसर के पास है, या तो भैया उसको क्या करा दिया गया है कि अपीयरेंस हो रही है कहाँ पे? अपीयर्स और ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, अगर वो तैयार है, कौन पर्सन एक्यूज्ड है, इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before the court, या तो भाई पुलिस की कस्टडी अभी तक है तब भी तैयार है वो, या तो भैया उसकी पेशी हो रही है कोर्ट में, ठीक है, और तब भी वो तैयार है। किस लिए तैयार है? और एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव व्हाट, तैयार है किस लिए? टू गिव बेल, टू गिव बेल सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। समझ आ रहा है? वो बेल के एकदम तैयार है बेल लेने के लिए। समझ आ रहा है? बेल लेने के तैयार मतलब क्या होता है यहाँ पे? मतलब क्या हो रहा है कि भैया जो बॉन्ड एंड ऑल है वो सब लेके तैयार है वो पर्सन। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भैया, क्लियर है? तो सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। गिव बेल का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है, जो बॉन्ड एंड ऑल होते हैं ना वो सब, बॉन्ड ये हो गया या तो बेल बॉन्ड हो गया। क्लियर है? तो उस पर्सन को रिलीज करा जाएगा कौन से केस में? बेलेबल ऑफेंस के केस में, ठीक है, चाहे पुलिस की कस्टडी में हो, चाहे वो उसकी अपीयरेंस हो कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के पास। प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट, अब पुलिस ऑफिसर या तो कोर्ट जो भी है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, इफ ही और इट थिंक्स फिट मे एंड शेल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट। अच्छा भाई, अगर पुलिस ऑफिसर को या कोर्ट को लगता है कि पर्सन क्या है? इंडिजेंट है, एंड इज अनेबल टू फर्निश सिक्योरिटी। लो भाई, अब इंडिजेंट का मतलब क्या होता है भैया? बताओ भैया, इंडिजेंट का मतलब क्या हो रहा है? बताइए भैया, आगे देखिए लिखा होगा, अभी आगे लिखा रहेगा, बताते हैं आपको क्या लिखा। इंडिजेंट मतलब ये लिखा नीचे एक्सप्लेनेशन में, इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट एंड अनेबल टू फर्निश द श्योरिटी, ठीक है, इंडिजेंट है और वो श्योरिटी प्रेजेंट फर्निश नहीं कर सकता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड फ्रॉम सच पर्सन, तो उस पर्सन से हम बेल बॉन्ड नहीं लेंगे भैया, क्योंकि पर्सन वो कैसा लग रहा है? इंडिजेंट लग रहा है, ठीक है, तो भैया उससे हम बेल बॉन्ड नहीं लेंगे, क्योंकि बेल बॉन्ड तो कौन होता है? बेल बॉन्ड क्या होता है? श्योरिटी बॉन्ड होता है। डिस्चार्ज हिम ऑन अ एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड, मतलब कौन सा बॉन्ड? पर्सनल बॉन्ड, फॉर हिज अपीयरेंस एज हियरआफ्टर प्रोवाइडेड। अब एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़िए पहले आप। वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव द बेल बॉन्ड, मतलब कौन सा? श्योरिटी वाला बॉन्ड, विद इन अ वीक ऑफ डेट ऑफ हिज अरेस्ट, एक अरेस्ट हो गया है मगर हफ्ते भर तक अभी तक उसने बेल बॉन्ड अभी तक नहीं दे पाया। बेल बॉन्ड का मतलब श्योरिटी बॉन्ड नहीं दे पाया, मतलब कोई भी उसके बिहाफ पे गारंटी लेने वाला नहीं है, उसके बिहाफ पे कोई भी अभी तक गारंटर नहीं मिल रहा है उसको। उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? कोर्ट मान लेता है कि भैया ये पर्सन कैसा है? इंडिजेंट है। समझ आ रहा है? तो यही ग्राउंड होता है।
लिखा इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट ही इज अ इंडिजेंट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन। तो मतलब क्या बोल रहा है, इंडिजेंट का मतलब क्या, इंडिजेंट पर्सन का मतलब यह है कि अगर कोई भी पर्सन कभी भी अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो कोई भी श्योरिटी उसके बिहाफ पे गारंटी नहीं दे रहा है फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो मान लेंगे वो पर्सन जो है वो क्या है, इंडिजेंट है। समझ आ रहा है? तो अगर पर्सन इंडिजेंट होता है तो उस केस में कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट उसको बोलता है चलिए आप बेल बॉन्ड ना दीजिए क्योंकि भाई श्योरिटी तो आपको मिल नहीं रहा कोई, आप एक काम करिए आप खाली नॉर्मल बॉन्ड दे दीजिए, आप पर्सनल बॉन्ड दे दीजिए, और उस बॉन्ड के बेस पे आपको क्या कर देगा, कोर्ट रिलीज कर देगा। आ रहा है समझ? ये बोल रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो पहले क्या दिया जाएगा आपको, एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या कर लो भाई, आप श्योरिटी पेश करो। पता है समझ? एक हफ्ते का टाइम आपको दिया जाता है किस लिए, क्या कि आपके बिहाफ पे कोई श्योरिटी हो जो आपके बिहाफ पे क्या दे, बॉन्ड दे, ठीक है, क्लियर है, गारंटी दे। मगर एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई बंदा नहीं दे पाता है तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि भैया ये क्या है, पर्सन इंडिजेंट है, इसके पास कोई इसके साथ में खड़ा नहीं हो रहा, कोई इसके बिहाफ पे गारंटी नहीं दे रहा। तो उस केस में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट अलाउ कर देता है उस पर्टिकुलर पर्सन को कि भैया आप खुद एक अपना पर्सनल बॉन्ड कीजिए। समझ आ रही है? क्लियर है? क्लियर? चलिए, उसी पर्सन को इंडिजेंट बोला जाता है। तो इंडिजेंट का मतलब क्या है, नीचे लिखा ये, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। अब भैया सबसेक्शन 1 में क्या लिखा उससे हमको मतलब नहीं है। वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड और बेल बॉन्ड। लो भैया, अब पर्सन ने क्या करा है, जो भी कंडीशंस लगाई थी बॉन्ड में या तो बेल बॉन्ड, एज द केस में बी, एज रिगार्ड्स टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, कि भैया इस जगह पे इस समय पे हम पहुंच जाएंगे, तो बॉन्ड में सब कंडीशंस लगी थी और आप उसको फेल हो जाते हो कंप्लाई करने में। द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, कोर्ट उसको रिफ्यूज कर सकता है व्हेन ऑन अ सब्सिक्वेंट ओकेजन इन द सेम केस ही अपीयर्स बिफोर अ कोर्ट और इज ब्रॉट इन द कस्टडी, and any such refusal shall be without prejudice to the power of the court to call upon any person bound by such bond or bail bond to pay the penalty thereof under section 491। ये क्या बोल रहा है? अब हुआ क्या, देखो कहानी बताता हूँ हुआ क्या। आपको बेल मिली, चाहे बॉन्ड में मिली, चाहे बेल बॉन्ड पे मिली, चाहे पर्सनल बॉन्ड पे मिली, चाहे श्योरिटी बॉन्ड पे मिली, बेल मिली। अब बेल जब मिली तो बॉन्ड में सही कंडीशंस थी, ठीक है, कि आपको इस समय पे इस जगह पे आपको इतने बजे एंड ऑल इस तारीख को आपको अपीयर होना पड़ेगा। मगर आप अपीयर नहीं होते हो, आप अपीयर नहीं होते हो, तो मतलब आपने क्या करा, यू फेल्ड टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, आपने नहीं करा उसका। क्लियर है? क्लियर है? मगर बाद में किसी तरीके से सब्सिक्वेंट ओकेजन में बाद में किसी तरीके से आप पेश हो गए कोर्ट के अंदर, या आपको पुलिस ऑफिसर पकड़ के ले आए और किसी तरीके से आपका अपीयरेंस हुआ कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में क्या हुआ, अपीयरेंस आपका किसी तरीके से हुआ, आपको किसी तरह से ले आया गया, या बाद में आप किसी तरीके से अपने आप आ गए, और फिर आप बोलते हो कि भैया मुझे बेल दे दीजिए कुछ और टाइम पीरियड के लिए। समझ आ रहा है? या आपका बेल का टाइम कुछ बचा हो। क्लियर है? तो कोर्ट उस केस में बेल को आपको देने से मना कर देगा। समझ आ रहा है? देखिए लिखा है, द कोर्ट मे रिफ्यूज, कोर्ट मना कर सकता है, द कोर्ट मे रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल व्हेन ऑन सब्सिक्वेंट ओकेजन, आगे बाद में, इन द सेम केस, उसी केस के अंदर दूसरे ओकेजन में आप अगर पेश होते हो कोर्ट के अंदर, ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट और इज ब्रॉट इन कस्टडी, या तो उसको लाया गया है, एंड एनी सच रिफ्यूजल, ठीक है, तो उसको कोर्ट रिफ्यूज कर देगा। और जो भी ये रिफ्यूजल हो रहा है, तो कोर्ट भी ये रिफ्यूज कर रहा है, कोर्ट जो कोर्ट फैसला दे रहा है ना कि रिफ्यूज करते हैं, बेल नहीं देते इसको, अब इसको जेल में डाल दो, अब इसको बेल नहीं मिलेगी क्योंकि भैया ये टाइम पे आया नहीं था, या जहां पे बुलाया गया था वहां पे पेश नहीं हुआ था, इसको क्या कर दो, बेल नहीं देंगे, उसको जेल में डाल दो। और जो भी ये रिफ्यूजल की पावर है कोर्ट के पास, वही बोल रहा है, एंड एनी सच रिफ्यूजल शैल बी विदाउट प्रिजुडाइज, विदाउट अफेक्टिंग द पावर ऑफ द कोर्ट टू कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू पे द पेनल्टी। ठीक है, तो ये जो रिफ्यूज यहाँ पे कर दिया ये तो ठीक है, मगर साथ साथ कोर्ट के पास पावर कौन सी है कि भैया जो पर्सन बाउंड थे इस बॉन्ड से, चाहे वो श्योरिटी हो चाहे वो पर्सन खुद हो, उनको बोलेगा आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 491 के अंदर। समझ आ रहा है? तो ये पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बेल रिफ्यूज करने की पावर तो है ही, साथ साथ आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करने की पावर जो कोर्ट के पास है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो पावर तो कोर्ट के पास रहेगी ही रहेगी अंडर 491। देखिए लिखा है, एंड एनी सच रिफ्यूजल, रिफ्यूजल कौन सा, एंड एनी सच रिफ्यूजल, रिफ्यूजल कौन सा, रिफ्यूजल टू ग्रांट द बेल, एंड एनी सच रिफ्यूजल, ध्यान से पढ़ो, shall be without prejudice to the power of the court, without affecting the power of the court to call upon any person bound by such bond
कोर्ट के पास ये पावर तो रहेगी रहेगी, इस पावर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो बाउंड है किससे, बॉन्ड से या बेल बॉन्ड से, उनको बुलाया जाए टू पे द पेनल्टी देयर ऑफ अंडर सेक्शन 490, क्योंकि आपने बॉन्ड जो है या बेल बॉन्ड है उसमें जो भी कंडीशन उसको फुलफिल नहीं किया, तो आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। रिफ्यूज तो करा जाएगा, बेल तो आगे नहीं मिलेगी, वो भी रिफ्यूज करेंगे, साथ साथ पेनल्टी की भी पावर है, कोर्ट ये भी इम्पोज कर सकता है, ये इफेक्ट नहीं। समझ आ रहा है, क्लियर है, आता है समझ, बोलिए भाई क्लियर। तो ये था आपका प्रोविजन इन केस ऑफ बेल, इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस। अब आगे आओ, अब आ रहा है बेल इन केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब कौन सा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपका सीरियस ऑफेंस वाला मैटर है। अब यहां पे जो बेल मिलती है कैसे मिलती है, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी बताओ, टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, चलिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। अच्छा, पहले हम लोग पढ़ रहे थे बेल इन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस वाला आपने देख लिया था। ये देखिए एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं, ये बेलेबल ऑफेंस वाले, बेल इन बेलेबल ऑफेंस वाले कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। देखो, बेलेबल ऑफेंस अंडर द बीएनएस इंक्लूड अनलॉफुल असेंबली, पेमेंट ऑफ ब्राइब ड्यूरिंग इलेक्शन, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस, ये सब एग्जांपल हैं। ये सब कहाँ से आए हैं, ये सब शेड्यूल 1 में आप चेक करोगे ना, शेड्यूल 1 में आप चेक करोगे, सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इनकी बात कर रहा है। कंडीशंस, देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑन विच बेल कैन बी ग्रांटेड, कंडीशंस लगती है, ठीक है, बॉन्ड के साथ। देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट एक्यूज हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, उसी केस में मिलता है। अब बेल आपको बेलेबल ऑफेंस हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए हो, कोर्ट में हियरिंग चल रही है, मगर अभी आप कस्टडी में हो, ठीक है, या तो पुलिस कस्टडी में हो या तो जेल में हो, ठीक है। मगर कोर्ट को क्या लगता है, कोर्ट किस कंडीशंस पे आपको बेल दे देता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया क्या पता इसने ऑफेंस ना किया हो। इफ एज पर द कोर्ट देयर इज सफिशिएंट रीजन टू कंडक्ट फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि अभी फर्दर इंक्वायरी करने की और जरूरत है, तो कोर्ट बोलता है कि चलो भाई इंक्वायरी होती रहेंगी, मगर इसको क्या कर देते हैं, बेल पे रिलीज कर देते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसपे कोर्ट क्या कर देता है, बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस ग्रांट कर देता है। ठीक है, समझ आ रहा है, इस कंडीशंस पे कोर्ट ग्रांट करता है बेल, साथ साथ अलग कंडीशंस लगाता इम्पोज करता है किसके ऊपर, एक्यूज। समझ आ रहा है, ये तो वो कंडीशन है जिसके ऊपर कोर्ट छोड़ दे रहा है। कैसी कंडीशंस, कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या पता ऑफेंस ना किया हो, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया फर्दर इंक्वायरी करने की और जरूरत है, पता नहीं कितने टाइम तक इंक्वायरी करे, तब तक इसको जेल में थोड़ी डालेंगे, तब तक इसको रिलीज कर देते इस पे बेल पे। और जब भी रिलीज करेगा कोर्ट तो साथ में बॉन्ड या तो भाई बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, और साथ साथ उसमें कंडीशंस लगा दी जाती हैं जो किसके ऊपर लगती है, एक्यूज। समझ आ रहा है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। अब आते हैं हम लोग बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। और नॉन बेलेबल में मतलब क्या है, नॉन बेलेबल का मतलब अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, तो मतलब एक तरह से एक्यूज को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि सर हमको बेल चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो ग्रांट ऑफ बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, नॉट अ मैटर ऑफ राइट। यहाँ पे एक्यूज को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, तो कोर्ट के पास पावर है, या तो हाई कोर्ट या तो कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करना पड़ता है। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है, एज द केस में भी जिसके पास भी एप्लीकेशन गई है, मे ग्रांट और मे नॉट ग्रांट द, आता है समझ, ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर सब कुछ। क्लियर है, आइए 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 आइए, आपको यहाँ से रीड कराते हैं, आपकी बुक में शेड्यूल में है। आइए सेक्शन नंबर 480, क्या लिखा है, व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन, या तो एक्यूज है या तो सस्पेक्टेड है किस पे, कमीशन ऑफ अ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप सस्पेक्टेड थे या एक्यूज थे, और आपको क्या कर लिया गया है, अरेस्टेड, और या तो आपको डिटेन करा गया है विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, डिटेन करके रख लिया है ऑफिस, मतलब आप अभी आप पुलिस कस्टडी में हो, या तो अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, या तो भैया आपको जेल भेज दिया गया और आपके कोर्ट में क्या हो रही है, अपीयरेंस होती रहती है, तारीख पे तारीख चल रही है, अदर देन द हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन। लो भैया बताइए भाई क्या बोल रहा है, अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। लो भाई, ही मे बी रिलीज्ड ऑन अ बेल, क्या बोल रहा है देखिए, उसको बेल पे हम छोड़ देंगे, ही मे बी छोड़ देंगे नहीं, मे बी। देखिए क्या लिखा है, ही मे बी रिलीज्ड ऑन अ बेल बट, क्या लिखा है, बट such person shall not be so released if there appears a reasonable ground
फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ। लो भाई, यहाँ तो इन जनरल बोल दिया कि उसको हम बेल पे कोर्ट छोड़ सकता है, कोर्ट पे छोड़ सकता है, क्लियर है, कोर्ट बेल पे छोड़ सकता है, मगर बट बट सच पर्सन शेल नॉट बी सो रिलीज, मगर उस पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा। सच पर्सन शेल नॉट बी सो रिलीज इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लो भाई, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस करा हुआ है, कौन सा, जहां पे क्या है, such person shall not be so released if there appear reasonable ground for believing that he has been guilty of an offense punishable with death। मगर उसने कौन सा ऑफेंस करा हुआ है, ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा क्या है, डेथ या तो उम्र कैद, तो उसको फिर रिलीज नहीं करा जाएगा। और साथ में और क्या है, such person shall not be so released if such person is a cognizable offense and committed a cognizable offense and had been previously convicted of an offense punishable with death। लो भाई, अगर उस पर्सन ने क्या करा है, such person shall not be so released if such offense is a cognizable offense। अच्छा, आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो कैसा है, cognizable है, and he had been previously, और पहले भी आपको सजा हुई हुई है, and such person has been previously convicted of an offense punishable with death। अच्छा देखिए, ये वाला जो ऑफेंस की बात कर रहा है, ये तो प्रेजेंट वाले की बात कर रहा है, आज की डेट में, ये तो प्रेजेंट वाले केस की बात कर रहा है कि आज की डेट में आपने क्या करा है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, मगर अगर पहले और आज के डेट के लिए आप इस ऑफेंस के लिए आप बेल मांग रहे हो, ठीक है, बेल दे देंगे, मगर हुआ क्या, साथ साथ में क्या हुआ, एंड लगा है, साथ साथ में क्या लिखा है, एंड लगा है। आज की डेट में आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके लिए आप बेल मांग रहे हो, ठीक है, मगर साथ साथ में क्या है, आपको ना प्रीवियसली सजा हुई हुई है, previously convicted of an offense punishable with death या तो imprisonment for life या तो imprisonment for 7 years or more, या तो he had been previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more but not less than 7 years। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया तो था, देखिए क्या लिखा है, देखो इधर आओ, ध्यान से सुनो। एक एक्यूज्ड है, प्रेजेंट केस में बात कर रहा हूं, एक्यूज्ड है, इसने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस कौन सा किया है, कॉग्निजेबल नेचर का किया है। कौन सा नेचर है, कॉग्निजेबल। अब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है, कॉग्निजेबल मतलब ऐसा ऑफेंस जहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस पर्सन ने किया है आज की डेट में, उसको चाहिए बेल, ही वांट्स बेल, समझ आ रहा है, क्लियर है, वांट्स बेल। अब बेल एप्लीकेशन आपने कोर्ट में डाला तो इन जनरल क्या कोर्ट बोलता है, इन जनरल क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जो कि नॉन बेलेबल नेचर का है, वो अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता है एंड कोर्ट में रिलीज द पर्सन ऑन द बेल, कोर्ट में रिलीज। मगर आप बट के बाद कहानी अलग आ जाती है, बट के बाद कहानी देखो, इधर आओ, ध्यान से समझो, थोड़ा जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, इधर आओ, क्या बोल रहा है, ऊपर आओ। ये जर्नल पॉइंट आपने पढ़ा था, ये जर्नल पॉइंट इतना था, ये जर्नल पॉइंट था इतना सा, ये जर्नल पॉइंट था। अगर कोई पर्सन है जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस करा हुआ है और वो पुलिस कस्टडी में है या कोर्ट में उसकी अपीयरेंस हो रही है, द कोर्ट में, ये पढ़ा था, कोर्ट में, इधर आओ, ये कोर्ट में रिलीज ऑन बेल, ठीक है, रिलीज हो सकता है बट, मगर बट वाला जो नीचे केस है यहाँ पे रिलीज होगा ही नहीं, चाहे केस नंबर 1 हो चाहे केस नंबर 2 हो, यहाँ पे तो कोर्ट रिलीज करेगा ही नहीं, कोर्ट ग्रांट करेगा ही नहीं बेल। समझ आ रहा है, तो पहला वाला समझ आ गया हमको, इजी था। दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इन केस में बेल तो होगी नहीं अगर इसमें आप फंस जाओगे। अब दूसरे वाला केस में आपको बता रहा था, सुनो क्या लिखा था, आज की डेट में कोई अक्यूज्ड है जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वो कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है कि भैया मुझे बेल चाहिए। अब कोर्ट चेक करेगा उसके बारे में सब कुछ कि जो भैया एप्लीकेशन डाला है इस पर्सन ने, उसकी पूरी क्या निकालेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालेगा कोर्ट। अब कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट ने देखा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने, जो एक्यूज्ड है, ये मिस्टर एक्स ले लो, ये पर्टिकुलर मिस्टर जो एक्स हैं, इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा ऑफेंस किया था जिसके लिए उनको सजा भी हुई थी, ऑफेंस किया था, सजा हुई थी, और जो सजा हुई थी, सजा या तो सर
पनिशेबल विद डेथ करी थी, उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया था, उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया था जिस ऑफेंस की जो सजा थी, जो ऑफेंस की सजा थी, या तो मौत की सजा थी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, या तो मोर देन कितना ईयर्स, मोर देन कितना ईयर्स लिखा है वहां पे, मोर देन 7 ईयर्स, लिख लो यहाँ पे मोर देन 7 ईयर्स। समझ आ रहा है? या तो भैया मोर देन 7 ईयर्स की सजा थी। समझ आ रहा है? मतलब उस ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हुआ था, उस ऑफेंस के लिए कोर्ट का फैसला आया था, ऐसा ऑफेंस था जिसकी सजा कितनी थी, या तो विद डेथ, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, या तो मोर देन 7 ईयर्स। अब कोर्ट ने क्या सजा दी उससे मतलब नहीं है, कोर्ट ने पहले क्या सजा दी थी उससे कोई मतलब नहीं है, मगर ऑफेंस ऐसा किया था जिसकी सजा क्या थी, डेथ पेनल्टी, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट, या तो मोर देन 7 ईयर्स, और उसके लिए उसको सजा हुई भी है, कन्विक्टेड है। ठीक, अब क्या सजा दी थी उससे कोई मतलब नहीं है, क्या दी थी पहले उससे मतलब नहीं है। या तो उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया था, या तो उस पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस, या तो और लिख दे रहा हूं, और या तो उस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया था, और ऑफेंस कैसे, दो या दो से ज्यादा ऑफेंस किए थे, और उसके लिए उसको सजा भी हुई थी, और ऐसा ऑफेंस था विच इज पनिशेबल विद, जिसकी इम्प्रिजनमेंट कितनी थी, 3 साल से 7 साल के बीच में थी। मतलब पहले उस पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने, ऐसे ऑफेंसेस किए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑफेंस किए हुए हैं जिस ऑफेंसेस की पनिशमेंट कितनी है, 3 से 7 साल के बीच में, और उसको सजा भी हुई हुई है। समझ आ रहा है? और आज की डेट में फिर से बेल मांगने आ गया है, तो उस केस में कोर्ट उसको बेल ग्रांट नहीं करेगा, कोर्ट विल नॉट ग्रांट बेल। आ रहा है समझ? आज की डेट में आप कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हो, कोर्ट में जाते हो बेल लेने, ठीक है, अब कोर्ट के ऊपर है बेल दे या ना दे, वो तो समझ आता है, मगर कोर्ट ने जब आपकी हिस्ट्री निकाली, पहले का देखा, तो आप इस केस में फंस रहे हो, या तो आप इसमें आते हो, या तो आप इस कैटेगरी में आते हो, सर उस केस में आपको कोर्ट बेल ग्रांट नहीं करेगा। ये पॉइंट नंबर 2 है वाला, पता है समझ? ये है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है आपका, समझ आता है? ये पॉइंट नंबर 2, पहला वाला तो इजी था, पहला वाला तो इजी था, समझ आ रहा है? क्लियर है? समझ आ रहा है? क्लियर है? ये ऊपर वाला पॉइंट जो है, ये तो प्रेजेंट वाले केस में है, ये तो प्रेजेंट वाला केस है कि आज की डेट में कोर्ट को लग रहा है कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा हुआ है, ठीक है, कोर्ट के पास वेरियस ग्राउंड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस, ऐसा लग रहा है कोर्ट के पास ग्राउंड्स हैं, ठीक है, ये बिलीव करने का कि आपने जो ऑफेंस करा है, जिसके लिए आप बेल मांग रहे हो, वो कैसा है, उसकी सजा क्या है, उस ऑफेंस की सजा या तो डेथ पेनल्टी या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, आज की डेट में जो आपने ऑफेंस किया जिसकी आप बेल मांग रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको बेल ग्रांट नहीं करता। क्लियर है? वैसे इन जनरल कोर्ट आपको ग्रांट कर सकता है, बेल कर सकता है। समझ आ रहा है? तो आपको ये समझ आ रहा है? ये ऊपर के 2 केस ऐसे हैं जहां पे कोर्ट आपको बेल देगा ही नहीं, रिफ्यूज कर देगा सीधा सीधा। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ये ऊपर वाला, यहाँ पे जो पर्सन है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, प्रोवाइडेड कोर्ट में डायरेक्शन दे सकता है उन पर्सन को जो क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में आते हैं, be released on bail if such person is under the age of 16 years or is a woman or is a sick or a infirm person। लो भाई, अगर वो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो पर्सन की कैटेगरी है वो कौन कौन है, या तो कोई ऐसा पर्सन है कि एज क्या है, उम्र कितनी है, less than 16, या तो सर वुमेन है, या तो सर सिक है, या तो सर इन्फर्म है, अगर ऐसा कैटेगरी ऑफ पर्सन है तो इन पर्सन को बेल पे रिलीज कोर्ट कर सकता है। तो मतलब ये क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 की क्या है, एक्सेप्शन है एक तरह से। समझ आ रहा है? जिसका क्या है, ये एक्सेप्शन आ रहा है एक तरह से, दिख रहा है तो क्लियर है, तो इनको कर सकता है। क्लियर है? आगे आइए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 2, अब क्लॉज 2 वाला, be released on a bail if it is satisfied that it is just and proper to so do to for any other special reason। लो भाई, अगर कोई दूसरा स्पेशल रीजन है और कोर्ट को लगता है कि इट विल बी जस्ट एंड फेयर, इस पर्सन को रिलीज कर दिया जाए, भाई पहले में इससे अनजाने से गलतियां हो गई थी, हाँ, क्योंकि पास्ट वाला सब केस था, पहले में हो गई थी, मगर ये बंदा अब सुधर गया है, ठीक है, एंड वेरियस अदर रीजंस, अगर दूसरे रीजंस के बेस पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि इट विल बी जस्ट एंड प्रॉपर टू रिलीज दिस पर्सन ऑन बेल, तो कोर्ट उस केस में रिलीज कर सकता है ऑन सम स्पेशल रीजन। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में एक प्रोहिबिशन लगी है कोर्ट के ऊपर कि आप बेल ग्रांट नहीं कर सकते, एक तरह से देखा जाए तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। ऐसा दिख रहा है क्या? यस सर, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ
इसके पीछे एक्सेप्शंस दिए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक एक्सेप्शन ये भी दिख रहा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो पर्सन शेल, नो पर्सन शेल if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death, अगर no person shall, if the offense is punishable with death, या तो death है, या तो imprisonment for life है, या तो imprisonment for 7 years और more है, be released on bail, भैया कोई भी पर्सन को बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा अगर उस पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगी है ऐसे ऑफेंसेस की, जो कि ऑफेंस की सजा क्या है, या तो क्या है, या तो डेथ पेनल्टी, या तो उम्र कैद, या तो मोर देन 7 years, उनको बेल पे नहीं छोड़ेगा कोर्ट। अंडर दिस सबसेक्शन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब तक वो सरकारी वकील को कोर्ट नहीं सुन लेता तब तक ऐसे पर्सन को नहीं छोड़ेगा। समझ आ रहा है? तो मतलब कोई भी पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस किया है, इन जनरल बात कर रहा हूं, कोई भी पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस किया है और ऐसा ऑफेंस किया है जिस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, या तो डेथ पेनल्टी, या तो उम्र कैद, या तो 7 साल से ज्यादा की जेल लिखी हुई है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में, ठीक है, क्या वो बेल लेने की एप्लीकेशन डाल सकता है? यस सर, बेल लेने की एप्लीकेशन तो कोर्ट में डाल सकता है, मगर कोर्ट बोलता है कि भैया उस पर्सन को ऐसे ही रिलीज नहीं कर दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, सरकारी वकील को क्या ना दे, मौका ना दे उसकी सुनने के लिए, ठीक है, सरकारी वकील को सुनने का मौका देगा। समझ आ रहा है? तो मतलब कोर्ट एक तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आर्ग्यूमेंट में जब तक नहीं सुन लेता तब तक अपने आप से बेल नहीं देगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट आइए, इफ इट अपियर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट, ऑफिसर और मतलब पुलिस ऑफिसर या कोर्ट, एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, या ट्रायल चल रहा है अभी तक, ठीक है, और पर्सन तो कस्टडी में ही होगा, ठीक है। देखो 3 स्टेज होती है ये सब ना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये 3 स्टेजेस हैं, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है पर्सन को, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, अपनी छानबीन, ठीक है, उसको टाइम पीरियड दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन करिए, 60 दिन या 90 दिन का बोला जाता है। उसके बाद बोला जाता है अपनी क्या करिए, चार्जशीट बनाइए और फाइल करिए। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है पहली, तो करता है कौन? पुलिस ऑफिसर। उसके बाद आता है इंक्वायरी की स्टेज, इंक्वायरी करता है कोर्ट, इंक्वायरी करता है कोर्ट, मतलब अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, मतलब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रायल, कोर्ट एक इंक्वायरी करता है, आपस में डील करता है, बात करता है किससे? पार्टीज से, ठीक है, सो दैट मैटर वहीं के वहीं सेटल हो जाए, क्या पता, इंक्वायरी करता है, ठीक है, डिस्कशन करता है पूरा कोर्ट। और उसके बाद इंक्वायरी के बाद स्टेज आती है ट्रायल की, जब कोर्ट में हियरिंग एंड ऑल शुरू हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी एंड ट्रायल करता है कोर्ट। आता है समझ? क्लियर है? अब कोई भी स्टेज हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे ट्रायल, इंक्वायरी हो, चाहे ट्रायल हो, तीनों के केस में पर्सन कहाँ पे? पर्सन तो कस्टडी में, या तो पुलिस ऑफिसर की, या तो जेल में होगा, कोर्ट की कस्टडी होगी, ठीक है। वही बोल रहा है, एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, एज द केस में बी, दैट देयर आर, अगर ऑफिसर्स को लगता है, अपीयर्स टू द ऑफिसर्स और कोर्ट दैट देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। लो भाई, अब कभी भी उनको ऐसा लगता है किसी भी स्टेज में कि भैया जो भी पर्सन है उसने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया, अगर उनको ऐसा लगता है, उनको कोई लिखा लिखा ना, दैट देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड, दैट देयर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, ये मान लिया जाए दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब उनको अपनी इंक्वायरी से, अपनी इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लग रहा है किसी भी स्टेज में, ठीक है, बट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट, मगर कुछ दूसरे ग्राउंड्स हैं कि भैया अभी पूरी तरीके से मैटर हम डिसाइड नहीं कर सकते, मगर कुछ दूसरे भी और भी ग्राउंड्स है कि भैया ये पता करने के लिए कि भैया वाकई में पर्सन गिल्टी है या नहीं है, तो अभी फर्दर इंक्वायरी और भी करनी बची है। मगर अभी तक ऐसा लग रहा है कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर्स को, अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया नहीं है, मगर फर्दर अभी और भी ग्राउंड्स है जिनके बेस पे चेक करना बचा है, इंक्वायरी करना बचा हुआ है पता करने के लिए। अगर ऐसा स्टेज में कभी भी ऐसा लगता है तो क्या होता है? द एक्यूज्ड shall, the accused shall, subject to the provision of section 492 and pending such inquiry, be released on bail। तो भैया accused will be released on bail, accused shall, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो then the accused shall release on bail or at the discretion of such officer or court on the execution of him by the bond for his appearance as hereafter provided। तो वही बोल रहा है कि किसी भी स्टेज में
अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया इस पर्सन ने आफ्टर किस पर्सन ने कोई भी नॉन बेल ऑफेंस नहीं किया है, मगर भैया फर्दर इंक्वायरी करनी अभी बची है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर्सन को रिलीज कर सकता है ऑन दी बेल, ठीक है, शैल रिलीज ऑन द बेल, या तो उसको बेल पर रिलीज कर देगा, या तो वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे रहेगा, डिस्क्रिशन ऑफ द सच ऑफिसर और कोर्ट, क्या कि भैया आप एग्जीक्यूट करिए एक बॉन्ड और आपको हम रिलीज कर रहे हैं। समझ आ रही है? क्लियर है? कब? इस केस में अगर ऐसा कोर्ट को लगता है पियर्स को रीजनेबल ग्राउंड अगर नहीं है तो पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। समझ आता है? क्लियर है? मगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना। इफ 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 इन एनी केस ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट, जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में अगर मैटर चल रहा है, द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। लो भाई, अब कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल 60 दिन के अंदर अंदर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कौन सा ऑफेंस? नॉन बेलेबल। फ्रॉम द फर्स्ट डे फिक्स फॉर टेकिंग एविडेंस इन द केस, कहां से 60 दिन? जहां से एविडेंस लेना स्टार्ट हुआ साहब। सच पर्सन शेल इफ इज इन द कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेड पीरियड, मतलब जितना टाइम भी 60 दिन है, 60 दिन तक वो कस्टडी में ही था, एंड सच पर्सन शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल, उस बंदर को बेल पे छोड़ दिया जाएगा, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब तक मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करिए और उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर देगा मजिस्ट्रेट, अनलेस फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट। ठीक है, अगर अनलेस एंड अनटिल मजिस्ट्रेट कुछ और नहीं बोलता तो क्या कर देंगे? रिलीज कर दिया जाए। समझ आ रहा है? आगे आइए। इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल, अब ट्रायल हो गई कोर्ट में, उसके बाद आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर द जजमेंट इज डिलीवर्ड, मतलब ट्रायल कंप्लीट हो गई है, ठीक है, अब कोर्ट को बस फैसला देना बचा है। मतलब यहां देखो, ऐसा बोल रहा हूं, यहां पे ट्रायल फिनिश हो गई। देखो हुआ क्या है, ऐसा चल रहा था, देखो ये मैटर चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, यहां पे ट्रायल फाइनली खत्म हुई, ट्रायल ओवर। अब यहां पे कोर्ट की जजमेंट आएगी, कुछ टाइम बाद जजमेंट आती है, तो इस दौरान की बात कर रहा है, इस ड्यूरेशन की। ट्रायल ओवर बट द जजमेंट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड येट, तो उस बीच की बात कर रहा है। इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल बट बिफोर द जजमेंट, बिफोर द जजमेंट, तो इस टाइम की बात कर रहा है, बीच वाले की। द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट को क्या लगता है, दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। अब कोर्ट को लगता है कि भैया इसको कोई भी सजा एंड ऑल नहीं होगी, द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, और देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स के बेस पे ऐसा लगता है, देन इट shall release, it का मतलब कोर्ट, the court shall release the accused if he is in custody on the execution by him of a bond for his appearance to hear the judgment delivered। समझ आ रहा है? तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा के उसको रिलीज करा जा सकता है। आता है समझ? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो अब आप देखिए, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, और एक ये वाला केस, इन तीनों केस में देखिए कोर्ट क्या कर रहा है, बेल पे छोड़ रहा है पर्सन। समझ आ रहा है? बेल पे देखिए छोड़ रहा है, कौन सा ऑफेंस है? नॉन बेलेबल ऑफेंस छोड़ रहा है ना, ये देख लीजिए आपके सामने है। तो बेल मिलती है, चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो चाहे बेलेबल ऑफेंस। क्लियर है? आता है समझ? क्लियर है? यहां जाके आपका रेगुलर बेल का टॉपिक होता है ओवर, और इसका बारे में ये नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला भी मैंने एग्जांपल बनाया है, यहाँ देख लीजिए, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला है, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स है, सेडिशन, वेजिंग और अटेम्प्टिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, काउंटर फीटिंग ऑफ इंडियन करेंसीज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपका कहाँ मिलेगा? आपको शेड्यूल 1 के अंदर। और कंडीशंस कुछ इम्पोज करता, ये कंडीशंस कौन सी है? ये वो कंडीशंस है जिसमें कोर्ट छोड़ता है, ये कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें कोर्ट रिलीज करता है। ये बॉन्ड वाली कंडीशन नहीं है जो अक्यूज पे लग रही है, ये कुछ कंडीशंस है, इन सबको देख के कोर्ट क्या करता है? रिलीज करता है। देखिए, इफ द अक्यूज इज अ वुमेन, चाइल्ड बेल कैन बी ग्रांटेड इन अ नॉन बेलेबल मैटर, अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड ऑल, ठीक है, वो एला बोल रहा है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ एडिक्वेट एविडेंस, ठीक है, द कोर्ट कैन ग्रांट द बेल इन नॉन बेलेबल, एडिक्वेट एविडेंसेस नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, बताया ना आपको वहीं पे। इफ द पर्सन एक्यूज इज फिजिकली और ग्रेवली सिक है, सिक वाला भी आपको मैंने बता दिया था, इनफॉर्म है, सिक है, आ गया समझ? इन कंडीशंस पे कोर्ट क्या कर देता है? ग्रांट कर देता है बेल। आ रहा है समझ? क्लियर है? ये सब आपके लिए है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लिख सकते हो एग्जाम में। रेगुलर बेल अब होती है ओवर, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों। अब एक टॉपिक और हमारे एग्जाम के लिए है जो हमारे मॉड्यूल में दिया है, वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है देख लीजिए, आपके मॉड्यूल में क्या लिखा है, इधर आओ, इसका भी प्रोविजन लिखा है सेक्शन 482 के अंदर। क्या लिखा है? डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू अ पर्सन
एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, डायरेक्शन फॉर ग्रांट, डायरेक्शन कौन दे रहा है? कोर्ट डायरेक्शन देगा, कोर्ट डायरेक्शन देता है, ठीक है, फॉर ग्रांट ऑफ अ पर्सन, एप्रीहेंडिंग प्रेस, जिसको डर है अरेस्ट होने का। तो मतलब सर ये एप्रीहेंडिंग अरेस्ट का मतलब क्या हो रहा है सर? बिफोर अरेस्ट की बात हो रही है क्या? यस सर, बिफोर अरेस्ट की बात हो रही है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है पर्सन। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, देखिए क्या लिखा। When a person has a reason to believe that he may be arrested, he may be arrested, डर है, on an accusation of, कौन सा ऑफेंस के चक्कर में अरेस्ट हो सकता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में मिलती है। देन ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, एंड द कोर्ट मे डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो कोर्ट में डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ, कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करने आता है तो आपको बेल वहीं के वहीं मिल जाएगी, आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? क्लियर? तो कोर्ट में डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, डायरेक्शन देगा कि अगर भैया इसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो, अगर आपके पास हमने कोर्ट अगर ऑलरेडी इसको बेल दी हुई है तो आप इसको बेल नहीं कर अरेस्ट नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है मगर आपने ऑलरेडी कोर्ट से जाके एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आते हैं, आपके घर पहुंचते हैं, आप बेल उनको दिखा देते हो कि भैया देखिए मैंने ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल ली हुई है, आपको अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक है? और वैसे पुलिस ऑफिसर आते नहीं है फिर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये पर्सन एंटीसिपेटरी बेल इसने ऑलरेडी ली हुई है, तो हम अरेस्ट इसको कर ही नहीं सकते, तो फालतू टाइम वेस्ट करेंगे जाने के लिए, तो जाते ही नहीं। व्हेन द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशंस ग्रांट्स बेल, देखिए अब हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन जब बेल ग्रांट करता है, कौन सी? ये ऊपर वाली जो अभी आपने पढ़ी, सेक्शन 481 सबसेक्शन 1 वाली, 482 सबसेक्शन 1 वाली, ये वाली। इट में इंक्लूड सच कंडीशंस, अब कुछ कंडीशंस लगाता है, एज इट में थिंक फिट, इंक्लूडिंग, देखिए भाई कौन कौन सी कंडीशन? इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू अपीयर और मेक हिमसेल्फ अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल फॉर द इन्वेस्टिगेशन। दीजिए भाई क्या कंडीशन लगा? कंडीशन नंबर 1 क्या? इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू अपीयर और मेक हिमसेल्फ अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट आपके ऊपर कंडीशन लगा दिया कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपीयर होना पड़ेगा, जब भी पुलिस ऑफिसर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे आपको जाना पड़ेगा। He must not induce or threat for dissuading him from disclosing facts of the case. भैया he must not induce or threat he must not induce or threat for dissuading him from disclosing facts of the case. भैया क्या लिखा हुआ है? He must not induce, आप किसी को इंड्यूस नहीं करोगे और या डराओगे नहीं, for dissuading him from disclosing facts of the case। भैया डराओ धमकाओगे नहीं। समझ आ रही है? दिमाग में रखिएगा। आगे किसी को डराओगे धमकाओगे नहीं कि भैया अगर किसी से हम पूछताछ कर रहे हैं, फैक्ट्स पूछ रहे हैं केस की, तो आप किसी को डराओ धमकाओगे नहीं कि भैया तुम केस के फैक्ट्स एंड ऑल को नहीं बताओगे। ठीक है? द एप्लीकेंट शैल नॉट गो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट टेकिंग द लॉ। भाई आप बाहर नहीं जा सकते, भारत छोड़ के अपने आप बाहर नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और देखिए भैया ये देखिए, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ये भी कंडीशन लगा दी, और साथ में कंडीशन और क्या है? सच अदर कंडीशन, इसके अलावा और भी दूसरी कंडीशंस लगा सकता है, एज मे बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 एज इफ बेल वर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन। ऐसे जैसे कि सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 में बेल मिली है, वैसे की और भी कंडीशंस लगाई जा सकती। समझ आ रही है? क्लियर? 480 अभी आपने ऊपर पढ़ा है, 480 अभी आपने पढ़ा है, कौन सा? बेल इन केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है? तो उसके अंदर अगर और भी कंडीशंस हैं तो वो भी कंडीशंस आपके ऊपर लगाई जा सकती है। आपको बेयर एक्ट में दिखाऊं सेक्शन 480, इधर आओ एक मिनट, इधर आओ, एक इधर आओ, 480 बोला है ना? ये लो 480 सबसेक्शन 3, ये देखिए 480 सब। अब आपके मॉड्यूल में इतना है नहीं, समझ आ रहा? जितना मॉड्यूल में उसके बारे में नहीं लिखा है सब कुछ। ये देखिए सबसेक्शन 3 दिख रहा है, ये कंडीशंस और भी लगाई जा सकती हैं, like that such person shall attend in accordance with the condition of the bull attendance, okay, such person shall not commit an offense similar to offense of which he is accused suspected of the commission of which he is suspected। ठीक है?
ऐसा ऑफेंस आप दोबारा और नहीं करोगे। ये सब अलग अलग कंडीशंस और लगी हुई हैं। तो बोल रहा है साथ साथ कोर्ट क्या बोल रहा है कि भैया जब भी एंटीसिपेटरी ग्रेड बेल हम ग्रांट करेंगे, ठीक है, तो और कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। सेक्शन नंबर 480 सब सेक्शन 3 में है, वो भी कंडीशंस यहाँ पे इम्पोज करी जा सकती है अपार्ट फ्रॉम अबव कंडीशंस। ये कंडीशंस तो चलो सही हैं, ये तो लगी हैं, इसके अलावा दूसरी और भी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं बाय द कोर्ट, ये बोल रहा है ये प्रोविजन। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ आ रही है? क्लियर है? यहाँ एंटीसिपेटरी बेल होता है ओवर, आपका इतना ही आपके सिलेबस में, मगर एक प्रोविजन और है इंसर्ट हुआ है, वो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, आप भी लिख लेना। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब क्या है, मतलब क्या क्या बताना चाहता हूँ, सुनो क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, और ये आपको भी पता होना चाहिए। केसेस वेयर एंटीसिपेटरी cases where anticipatory bail will not be granted, not be granted। तो दो केस ऐसे हैं जहां पे एंटीसिपेटरी बेल आपको मिलेगी नहीं, आप ले ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? दो ऐसे केस हैं, समझ आ रही है? दो ऐसे केस है जहां पे आप एंटीसिपेटरी बेल ले ही नहीं सकते। अब ये देखिए, ये न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है, अब ये होना चाहिए था आपके मॉड्यूल में, मगर है नहीं, मगर क्या पता बाद में इसको एंटर कर दिया, इंसर्ट कर दिया जाए। आपको पता होना चाहिए और आप एग्जाम में लिखोगे, आप एग्जाम में लिखेंगे, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब दो ऐसे केसेस हैं जहां पे एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिलती, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। अब वो दो केसेस हैं, दो सेक्शंस के अंदर हैं। एक है आपका सेक्शन नंबर 65 ऑफ बीएनएस, ठीक है, और एक आपका केस है सेक्शन नंबर 70 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। मतलब ये क्या है? केसेस वेयर एंटीसिपेटरी बेल विल नॉट बी ग्रांटेड, केसेस बोल लो या ऑफेंसेस बोल लो, इन विच द बेल विल नॉट बी ग्रांटेड। केसेस बोल लो या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस है जिसके केस में ऑफेंसेस इन विच द एंटीसिपेटरी बेल विल नॉट बी ग्रांटेड। और कौन से ऑफेंस? जो कि सर सेक्शन नंबर 65 या सेक्शन नंबर 70 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में लिखे हैं। और इससे रिलेटेड ये पता है क्या? ये आपका सेक्शन 300, ये 482 सबसेक्शन 4 है ये। अब आपके भी इसमें नहीं दिया, आपके खाली दो ही सब सेक्शन दिए हैं। सेक्शन 482 आप पढ़ लो, देखिए इसमें आपके दो ही प्रोविजन दिए हैं। मैं आपको इसका बेल एक्ट से दिखाता हूँ, एक बार देख लो, इधर आओ, सेक्शन 482 आओ, इधर आओ, इधर आओ, 482 इधर आइए, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? 482 पे आ रहा हूँ मैं, 481, 482 डिस्क्रिप्शन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल टू अप्रेंडिंग अरेस्ट। ये कौन सा अरेस्ट वारंट है? ठीक है, ये अरेस्ट वारंट की बात कर रहा है। 482 में आइए जरा, सेक्शन 4 पे आओ, नीचे आओ, ये पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है। नथिंग इन दिस सबसेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन केस, इन एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट हो रहा है, कौन से केस में? अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। कौन सा? सेक्शन नंबर 65 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 70, मतलब सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस। समझ आ रही है कि नहीं? अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है इन केस ऑफ एन ऑफेंस, इन केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 65 और सेक्शन नंबर 70 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस, अगर ऐसे ऑफेंस ने, ऐसा ऑफेंस कोई पर्सन किया है और उस पर्सन को अगर अरेस्ट कर रही है पुलिस, तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वहां पे कोई भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए भाई, क्लियर है? अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, कौन सा? अंडर सेक्शन 65 और सेक्शन नंबर 70 सबसेक्शन 2। अब सेक्शन नंबर, सर इसमें है क्या? अब इसमें है क्या? सेक्शन 65 बेटा बात करता है, मैं आपको जरा बता रहा हूँ, इधर आओ। सेक्शन 65 जो बात करता है, वो बात करता है, इसके अंदर जो बात करी जाएगी वो बात करता है रेप की। समझ आ रहा है? रेप, अगर कोई भी पर्सन किसी लड़की के साथ रेप करता है जिसकी एज, रेप एज
16 साल से कम की है, बिलो बिलो एज ऑफ 16 ईयर्स है, बिलो एज ऑफ 16 ईयर्स, और या तो बिलो एज ऑफ 12 ईयर्स होगा। कोई भी पर्सन अगर ऐसे ऑफेंस में फंसा है जिसके ऊपर चार्जेस या लगे, एक्यूजिशन है कि उसने क्या करा, रेप किया बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स गर्ल या बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है, तो उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिएगा कोर्ट। ठीक है, ये दिया है सेक्शन 65 में। दूसरा सेक्शन नंबर 70 सबसेक्शन 2 में बात करा है गैंग रेप। ठीक है, यहां पे बोलता है कि अगर जो भी पर्सन्स ने, पर्सन्स हो जाएंगे, ठीक है, एक से ज्यादा है, ठीक है, गैंग रेप है, तो जो भी पर्सन्स हैं, ठीक है, जिन्होंने गैंग रेप करा हुआ है, ठीक है, और कैसे, किस लड़की के साथ, बिलो एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है, तो उन सभी पर्सन को जिन्होंने गैंग रेप किया है उनको भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिले, ये लिखा है। और इसका प्रोविजन मैं आपको एक बार रीड करा रहा हूँ, सुनो, इधर आओ, मैं दिखा रहा हूँ एक बार। 65 एंड 70 सबसेक्शन 2, इधर आइए, सेक्शन 65। हल्का सा देख लो, वैसे मैंने आपको बता दिया सिलेबस में आपके नहीं, मगर आपको पता होना चाहिए भाई। प्रोविजन इंसर्ट हुआ, ये न्यू प्रोविजन इंसर्ट हुआ है, देखिए लिखा है, दिख रहा है, whoever commits rape on a woman under a 16 years of age shall be punished, ये तो सजा एंड ऑल दी है, पहला आ गया केस। तो दूसरा, whoever commits a rape on a woman under the 12 years of age, ठीक है, समझ आ रहा है सेक्शन 65 का, 16 ईयर्स और 12 ईयर्स वाला, ठीक है, क्लियर है। तो इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, ये ऑफेंस। अब इसकी सजा एंड ऑल क्या है वो लिखा हुआ है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो तो प्रोविजन इसका ऑफेंस का है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा 70 सबसेक्शन 2 पे आओ, ये 70 सबसेक्शन 2, और ये देखिए गैंग रेप दिख रहा है, और क्या लिखा, वेयर अ वुमन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज रेप्ड बाय वन और फोर पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, ठीक है, समझ आ रहा है, गैंग रेप वाला, क्लियर है, आता है समझ। तो इन दोनों केस में सर क्या हो रहा है, ये ऐसे ऑफेंस है या केसेस है जहां पे एंटीसिपेटरी बेल विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द, आता है समझ, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कब मिलती है, पता है, बिफोर अरेस्ट मिलती है सर, ठीक है। अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल देते समय कंडीशंस लगाई जाती है, ये सर कंडीशंस लगाता है कोर्ट, वो भी पता चल गया। कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, सर आपके सामने, रेप या तो गैंग रेप, आ रहा है समझ, क्लियर है, ठीक है। और ये एक आपका, ये मैंने डिफरेंस हल्का सा बनाया हुआ है रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल के लिए, ये आपके लिए देख लीजिए। रेगुलर बेल कब मिलती है सर, आफ्टर अरेस्ट, नोट कर लेना इसको, ठीक है। रेगुलर बेल व्हेन, कब मिलती है सर, आफ्टर अरेस्ट, देखिए लिख दिया मैंने पोस्ट अरेस्ट, और ये एंटीसिपेटरी बेल प्री अरेस्ट, ठीक है, ये लिखा है बिफोर अरेस्ट। ऑफेंस कौन से ऑफेंस में, चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 478 हमने पढ़ लिया, नॉन बेलेबल सेक्शन 480 पढ़ लिया, और एंटीसिपेटरी बेल सर ओनली एंड ओनली केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है। और कौन सा सेक्शन नंबर 482, समझ आ रहा है, क्लियर है। और हु कैन ग्रांट, कौन ग्रांट करता है यहाँ पे, रेगुलर बेल पुलिस या तो मजिस्ट्रेट अगर बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, और साथ में अगर आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहां पे सर सेशन कोर्ट या तो हाई कोर्ट, क्लियर। और एंटीसिपेटरी बेल कौन ग्रांट करता है, या तो सेशन कोर्ट या तो हाई कोर्ट, एज द केस में, आता है समझ, ये डिफरेंस आपके लिए बना दिया मैंने। तो यही दोनों हमारे सिलेबस में है, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल, क्लियर है, क्लियर है। यहां जाके आपका बेल का टॉपिक होता है पूरा का पूरा ओवर, यहाँ बेल का टॉपिक देखिए होता है ओवर, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी अभी लास्ट क्लास में पढ़ा ही दिया था। यहाँ जाके आपका ये चैप्टर लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर होता है फाइनली, आता है समझ। लेंदी चैप्टर है, कितने लेक्चर्स हो गए, 17 मेरे हिसाब से 18 लेक्चर्स हो गए, समझ आ रहा है। तो 20 घंटा 22 घंटा मेरे हिसाब से कितना, उससे ऊपर आपके लेक्चर्स हैं इसके अंदर, वन ऑफ द लेंदीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। आई होप पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया होगा, अच्छे से पूरा रिवाइज करिएगा, क्लियर है, आता है समझ। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाद में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ओपनली मिलते हैं विद द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।